नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। एलजेपी के भीतर का विवाद अब सार्वजनिक हो चुका है। चाचा ने 5 सांसदों को साथ लेकर भतीजे को पार्टी से बेदखल कर दिया है और भतीजे चिराग ने पार्टी संविधान का हवाला देते हुए चाचा को पार्टी से बेदखल कर दिया है। ये बात साफ है कि पार्टी का कोई भी सांसद अब चिराग के साथ नहीं है। पटना के पार्टी कार्यालय पर भी चाचा पशुपति पारस के समर्थकों ने कब्जा जमा लिया है और अब लड़ाई बंगले पर अधिकार को लेकर जारी है। बंगला यानी पार्टी का चुनाव चिन्ह, वो बंगला जिसे स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बड़े ही जतन से बनाया था और चिराग पासवान को उस बंगला का उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन क्या वह बंगला चिराग से अब छिन जाएगा या चाचा भतीजे की इस लड़ाई में यह बंगला तबाह हो जाएगा? विवाद के सामने आने के बाद चिराग पहली बार मीडिया के सामने आए। चाचा पर संवादहीनता और साजिश करने का आरोप लगाया। एक बार देखते हैं पहले रिपोर्ट के बाद चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बंगले की लड़ाई में ये बंगला किसको मिलेगा। क्या जो उत्तराधिकारी रामविलास पासवान घोषित करके गए थे उसी के पास ये बंगला रहेगा या ये बंगला उनसे छिनकर उनके चाचा पशुपति पारस को मिल जाएगा? पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी में भारी कलह के बाद चिराग पासवान बुधवार को मीडिया के सामने आए तो उन्होंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर इमोशनल अटैक किया। चिराग ने कहा कि कुछ लोग उस वक्त से ही पार्टी को तोड़ना चाहते थे जब से पिताजी एडमिट थे। चिराग ने चाचा पशुपति कुमार पारस पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी ने समझौते की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना था। पिता के निधन के बाद उन्होंने परिवार और पार्टी दोनों को लेकर चलने का काम किया, लेकिन जिन्हें संघर्ष का रास्ता पसंद नहीं था उन्होंने ही धोखा दिया। इस बात का है कि जब मैं बीमार था, जब मैं बिस्तर पे था, उस वक्त मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती, और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्क साधने का, उनसे बात करने का, चुनाव के बाद से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बातें मेरे सामने रखनी हो। और ये संपर्क नहीं होने के बाद, ये संवादहीनता आने के बाद मैंने स्वतः अपनी तरफ से मैंने होली के दिन, क्योंकि वो दिन मेरे लिए एक कठिन दिन था, आप सब ने अनुभव किया कि जब पापा रहते थे तो किस तरीके से हम लोग घर पर होली मनाते थे, पर उस दिन ना सिर्फ पापा के नहीं रहने की वजह से ना सिर्फ होली फीकी थी, बल्कि उस दिन मेरे साथ परिवार के भी लोग नहीं थे। चिराग इमोशनल हो गए, बोले कि चाचा बोलते तो पहले ही संसदीय दल का नेता बना देता। मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, शेर का बेटा हूँ। पार्टी पापा की सोच के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। मुझे यह अधिकार पार्टी का संविधान ही देता है। पारस गुट ने पटना में गुरुवार को जो कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है वो असंवैधानिक है। उनके लिए गए फैसले भी गलत हैं। कोई भी संगठन हो वो संविधान के अनुरूप ही चलता है। आप की व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत भावना कुछ और हो सकती है, बट जो संविधान में लिखा है आप उसी के को फॉलो करते हुए, उसी को मानते हुए ही आप निर्णय ले सकते हैं। तो जो वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं, मैंने कहा, मैंने तो आपको हवाला भी दिया, और अगर मेरी याददाश्त सही है तो लोक जनशक्ति पार्टी का आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 5 मुझे इस बात का अधिकार देता है। इससे पहले चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपकर अपनी नाराजगी जता दी है और बता दिया है कि उनके चाचा असंवैधानिक तरीके से पार्टी को तोड़ रहे हैं और पार्टी के संविधान के मुताबिक पार्टी का अध्यक्ष चिराग ही हैं। चिराग ने आज मीडिया के सामने अपने दर्द को बयां किया, लेकिन कहा कि ये लड़ाई लंबी है, पापा का सपना टूटने नहीं दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। विवाद के सामने के आने के बाद पहली बार अब चिराग मीडिया के सामने आए थे और मीडिया से बात कर रहे थे। अब दिल्ली में चिराग पासवान ने जब प्रेस से बात कर रहे थे, जब उसी वक्त पारस जो है वो बिहार में यानी पटना में मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने जो आरोप चिराग ने लगाया उसका जवाब एक तरीके से दिया। क्या कहा पशुपति पारस ने वो पहले सुनते हैं। उसके बाद सूरजभान जिन्हें कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है पारस जी ने, वो क्या कह रहे हैं उनको सुनेंगे। उसके बाद अपने मेहमानों के साथ आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 21 साल का हो गया राजनीति में आना, चिराग पासवान जी को भी 8 साल नहीं हुआ, इसलिए लोजपा तो चलाए पारस जी। उस दिन इनके अंदर चले न, फिर तो उन्हीं को राजपाट करना है, इसलिए दिन को दिन कहा जाए। ये मत कहिए कि लोग घर खंडित हो गया, घर एक रहेगा। मेरा एक मिशन है, घर भी बचे और पार्टी भी। फिर आगे को रहना है, प्रिंस को रहना है, यही सब लोग को रहना है, सूरजभान को रहना है। सूरजभान को तो जबरदस्ती बना दिया गया 5 दिन के कार्यकारी अध्यक्ष, 5 दिन रहिए, चुनाव करा दीजिए थी करने का। मेरा काम है पार्टी को जोड़ देना, परिवार को जोड़ देना।
हमारे पार्टी के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ कि एक व्यक्ति एक पद। तो ये तो संविधान की कॉपी मैं पढ़वा देता हूँ। चिराग पासवान जी 2013 से ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं और जब 2019 में हम लोग लोकसभा चुनाव जीत के गए तो उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। चुनाव नहीं हुआ, ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, ये भी एक गैर संवैधानिक बात है। सिर्फ नॉमिनेट हुआ, कोई की एक आदमी ने प्रस्ताव किया और लोग समर्थन कर दिया। स्टेट की तरह से वोटिंग नहीं हुआ चुनाव। तो परिवार की लड़ाई जब सार्वजनिक हो जाती है तो इसी तरीके से सड़क पे एक दूसरे पे ना सिर्फ इल्जाम लगाते हैं बल्कि पार्टी संविधान की बात करते हैं। परिवार की लड़ाई जो कि पार्टी की लड़ाई थी अब सार्वजनिक हो चुकी है और दोनों ही गुट एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। दोनों ही गुट जो है वो अपने आप को सही ठहराने के लिए पार्टी के संविधान का हवाला दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एलजेपी के प्रवक्ता के रूप में साजिश पासवान होंगे, इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह होंगे और अखिलेश सिंह होंगे बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में, और इसके अलावा नरेश प्रताप होंगे जेडीयू की तरफ से हमारे साथ बात करने के लिए। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत साजिश मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से ये पूरा मामला है अब लोगों के सामने है, अब कुछ भी छुपा नहीं रहा। पार्टी के भीतर जो चल रहा था, पहले लोग कहते थे ये अंदरूनी बात है, लेकिन अब अंदरूनी जो बात थी वो सार्वजनिक हो चुकी है। चाचा भतीजे पर और भतीजे चाचा पर दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और दोनों पार्टी के संविधान का हवाला दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से चिराग पासवान को हटा दिया गया है, जो 5 सांसद और उनके चाचा पारस जो हैं उन्होंने मिलकर के उनको हटा दिया है। अब जो संविधान जिस संविधान का हवाला आज चिराग भी दे रहे थे और उसी संविधान का हवाला पारस जी भी दे रहे थे पटना में, क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई अब कोर्ट तक जाके खत्म होगी या अभी भी कोई रास्ता है जो दोनों गुट बैठ करके कोई बीच का रास्ता निकाल ले, या कोर्ट में और चुनाव आयोग के साथ ही ये मामला तय होगा? अब धन्यवाद जी। हेलो जी आ रही आवाज, बोलिए साजिश। मैं ये कहना चाह रहा था जी कि जिस रामविलास पासवान जी को माननीय पारस जी भगवान राम का दर्जा देते थे और कहते थे कि पूरे देश में मिसाल है भाइयों का, रामविलास पासवान राम के बराबर है। आज 1 साल भी नहीं हुआ माननीय पासवान जी को इस दुनिया से गुजरे हुए, और पारस जी को आखिर क्या दिक्कत हुई कि बिना विचार किए हुए पिता तुल्य थे, उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया? और सबसे बड़ी चीज है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे, उन्होंने कई बार लोगों को अपने से बताने का काम किया है माननीय पारस जी ने। और आज जितने भी एमपी उनके साथ गए हैं, ये चुनाव जब लड़े थे तो लोकसभा में नेता जनता के सामने चिराग पासवान थे कि पशुपति कुमार पारस थे। ये नीतीश कुमार जी के इशारा पर पूरे पार्टी को ये बेचने का काम किए हैं, तोड़ने का काम किए हैं। चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें क्लियर लिखा हुआ है पहले से, इसको देखने और पढ़ने की चीज है। आगे भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रहेंगे। पारस जी कहीं ना कहीं गलत निर्णय लिए हैं, जल्दीबाजी निर्णय लिए हैं, उनको यह निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है कि ये जो पार्टी में फूट हुई है और ये जो सारा चीज हुआ है इसके पीछे जेडीयू है, नीतीश कुमार जी की वजह से? बिल्कुल, चूंकि इससे भी पहले भी हमारी पार्टी को जब 29 सीट आई थी विधानसभा में, उस वक्त भी यही जदयू ने हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया था, जब हमारे आदरणीय संस्थापक रामविलास पासवान जी भी थे। तो आप केवल जेडीयू को आरोपी बना रहे हैं या बीजेपी को भी? क्योंकि बीजेपी भी तो अभी तक आपके पक्ष में कुछ भी नहीं बोली है। बीजेपी चुपचाप है। जिस बीजेपी को, जिस प्रधानमंत्री को हनुमान राम कहते थे और कहते थे कि मैं हनुमान हूँ, चिराग अपने आप को हनुमान कहते थे कि मेरा सीना फाड़ के देखिए तो उसमें मोदी जी दिखाई देंगे। तो अब तक तो बीजेपी की तरफ से किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, बीजेपी ने आपके पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है, तो आप बीजेपी को आरोपी क्यों नहीं मान रहे? क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस साजिश में शामिल है? देखिए, क्योंकि बीजेपी का कोई कहीं से मैं नहीं देख रहा हूं कि हमारे पार्टी को तोड़ने में उनका कोई हाथ है। जब तक कोई मामला क्लियर नहीं आता है बीजेपी के बारे में तो मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहूंगा। ऐसे जदयू के ललन सिंह जी से बातचीत हुई है। ठीक है, चलिए, जेडीयू पे आपने आरोप लगाया है। नरेश प्रताप जी हमारे साथ हैं, जेडीयू की तरफ से वरिष्ठ नेता हैं और
अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उनको सारी जानकारी है और पार्टी से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के नेताओं से। नरेश जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है आपको चिराग गुट से, मैं कहूँगा चूंकि अब ये एलजेपी के प्रवक्ता तो हैं लेकिन ये चिराग गुट के हैं, पशुपति जी के गुट से अभी कोई मीडिया से बात करने को राजी नहीं हो रहा है, तो इनका कहना है कि ये सारा जो खेल है, ये खेल आप सुन ही रहे होंगे कि ये जेडीयू का खेल है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पीछे से चाबी घुमा रहे हैं, ललन सिंह जी से मुलाकात हुई थी, ये सारे प्रकरण जो है उन्हीं की तरफ से अंजाम दिया गया है और उन्हीं की तरफ से सारा डायरेक्शन वहीं से मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, इस विषय पे आपने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है और आपने देखा भी होगा जिस तरीके की परिस्थितियां निकल के सामने आई हैं, उसमें कहीं न कहीं इसमें दूसरी पार्टी का दोषारोपण करना मुझे लगता है एक ओछी मानसिकता का परिचय है। जेडीयू कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है, जेडीयू अपने आप में एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और जेडीयू आपको पता है कि अटल बिहारी से जब प्रधानमंत्री थे, एनडीए का सबसे पहले संयोजक की भूमिका जेडीयू के माध्यम से बने थे, तो बहुत बड़ा घटक दल है। और देश में जेडीयू को हर कार्यकर्ता और देश का हर नेता को पता है कि नीतीश जी आज देश के सर्वोच्च नेता माने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। वो ओछी राजनीति नहीं करते, ये एक परिवार का झगड़ा है और परिवार के झगड़े के कारण ही ये फूट पड़ी है और उसी की ये मानसिकता है। मुझे लगता है ये चिराग जी की जो अपनी कहीं न कहीं असफलता है उसका दोषारोपण करने के लिए दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कहीं न कहीं इनकी सोच है। मुझे इस पे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि गलत है और मैं इसका खंडन करता हूँ। ये आरोप केवल वैसा ही नहीं लगाया जा रहा है, ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में, और चिराग पासवान ने भी आज बिल्कुल साफ किया, आज मीडिया से जब वो मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने साफ किया कि उन्होंने नीतीश कुमार से समझौता करना पसंद नहीं किया और उनके बहुत सारे ऐसे पार्टी के नेता थे जो नीतीश सारी चीजें देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं इशारा तो है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि केवल हवा में कहा जा रहा, अगर कहीं से बात हो रही है तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो हुई होगी, अगर धुआं है तो आग तो लगी होगी कहीं पे। मुकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुकेश जी, आपको पता है एनडीए का घटक दल होने के नाते रामविलास पासवान जी भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पे स्थापित थे और उनके नीतीश जी से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं चिराग जी ने विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से छोटी मानसिकता का परिचय दिया और नीतीश जी के प्रति पूरे प्रदेश में घूम घूम के किनको जेल भेजेंगे, किस तरीके की कहीं न कहीं छोटी सोच का प्रदर्शन किया, उससे देश भर में कार्यकर्ताओं में खुद उनकी पार्टी में बहुत से लोग असहमत थे। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आरसीपी सिंह ने तो इस बात पे स्पष्ट तौर पर उत्तर दिया, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कहीं न कहीं उनको लगता है कि इस तरीके की चीजें जेडीयू कभी संलिप्त नहीं रहा है इन चीजों में। मतलब एक तरीके से नरेश जी आपने एक तरीके से आपने इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू का हाथ है। हमारे साथ अखिलेश सिंह जी हैं, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और पहले दिन भी हम जब कार्यक्रम कर रहे थे तो अखिलेश जी जुड़े हुए थे और अखिलेश जी कह रहे थे कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। अखिलेश जी, आज भी आप यही कहेंगे पार्टी का अंदरूनी मामला है या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीए का ये मामला है? नहीं, ये मैं उस दिन कहा था तो आज भी वही बात है। इसमें कोई ऐसी नई घटनाक्रम तो हुई नहीं है जिसमें ये पता चले कि फिर कोई परिस्थितियां बदली है। हाँ, बिल्कुल पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, किसी ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है। हाँ, ये जरूर है कि ये दुखद है और मैं समझता हूं कि अगर आगे पलट जाए, ये मामले ठीक हो जाए तो ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि देश के लिए और प्रांत के लिए एनडीए मजबूत से मजबूत हो और मजबूत हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एनडीए ही एकमात्र ऐसा गठबंधन है जो देश को आगे ले जा सकता है, बिहार को आगे ले जा सकता है। तो बिहार की आवश्यकता के लिए, बिहार के विकास के लिए एनडीए का मजबूत होना आवश्यक है। और मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये हम सभी इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, लेकिन अगर परिस्थिति आई है तो मैं समझता हूं कि यदि जल्दी से जल्दी ये सलट जाए, ये मामला ठीक हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये बात तो क्या नीतीश जी की पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है? क्या आरसीपी सिंह जी को नहीं आ रहा है कि ये एलजेपी का अंदर का मामला है? उन्होंने तो बयान दिया है कि जैसा बोएगा वही काटेगा, तो ये भी तो बयान है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि उन्होंने कहा कि हमने तोड़ दिया है ले जा करके। पार्टियां तोड़ने का काम राजनीति में सीधे बयानबाजी नहीं, संकेत की भाषा में बात होती है, संकेत आप भी समझ रहे हैं। संकेत की भाषा में बातों का मतलब निकालने के लिए फिर अपने हिसाब से लोग निकालते हैं, लेकिन हम पार्टियां तोड़ने का काम तो हम नहीं करते हैं। वो जब वो दौर चला गया और पार्टी न टूटे, इसके पार्टियां टूटे ना, इसके लिए ही तो हमारे नेता स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था। और इसलिए हम इस पक्ष में होते हैं
कि पार्टियां नहीं टूटे, लेकिन परिस्थिति बनी, अंदरूनी कलह था, अंदरूनी मामला था। एंटी डिफेक्शन लॉ वैसे राजीव गांधी जी ने लाया था। जी, एंटी डिफेक्शन लॉ वैसे राजीव गांधी के टाइम में आया था। खैर ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, उसको और हमारे अटल जी ने मजबूत करने का काम किया। खैर, लेकिन जो कुछ भी हो, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हम पार्टियों को तोड़ने में भरोसा नहीं रखते हैं। हम ये एक मेरा सवाल है अखिलेश जी, मैं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप मान रहे हैं कि अंदरूनी मामला है, ठीक है, अंदरूनी मामला। आप विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, आप उसके सदस्य हैं, और वहां पर सब कुछ संविधान के हिसाब से चलता है, नियमों के हिसाब से लोग चलते हैं, और नियमों के इधर कुछ भी नहीं होता। यहाँ ये बात हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, मुझे लगता है गेस्ट पैनल में जितने भी लोग हैं सभी इस बात को मानते होंगे। आप ही की विचारधारा, या लोकतंत्र में पार्टी का भारत में जो गठन होता है, सब पार्टी का अपना अपना संविधान होता है। अब मैं तकनीकी रूप से पूछ रहा हूं, जो संविधान एलजेपी का है सार्वजनिक है, ऐसा नहीं कि उनके घर में रखा हुआ है, ये सबके पास है, हमारे पास भी होगा, आपके पास भी होगा। पार्टी का संविधान क्या कहता है? पार्टी का संविधान की व्याख्या, जो पार्टी का संविधान एलजेपी का है, दोनों तरफ से अलग अलग व्याख्या की जा रही है। मैं आपसे एक निष्पक्ष एक विश्लेषणकर्ता के रूप में, ना कि पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, मैं जानना चाहूंगा जो पार्टी संविधान में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप क्या मानते हैं? क्या चिराग पासवान जी को जिस तरीके से पदच्युत किया गया, उनको हटाया गया उनके पद से, क्या आपको लगता है ये संविधान के हिसाब से, पार्टी के संविधान के हिसाब से सही है? नहीं, पार्टी के संविधान के हिसाब से विश्लेषण तो वो लोग कर रहे हैं। मैंने लोजपा का संविधान देखा नहीं, और आपका जो इंट्रो आया हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि संविधान के हिसाब से बिल्कुल ही चलना चाहिए, और जो संविधान होगा उसका विश्लेषण भी होगा। और ये बात जरूर है कि यदि संविधान का जो विश्लेषण होगा, संविधान के हिसाब से सब लोग चलेंगे, लेकिन अगर कहीं संविधान के इतर अगर कोई चलेगा तो उसकी भी व्यवस्था हमारे देश के अंदर संविधान के अंदर है, उसकी न्यायिक व्यवस्था है। लेकिन ये परिस्थिति न आवे तो ज्यादा बेहतर है। और मैं समझता हूं कि अब भी कहीं न कहीं किसी न किसी कोने से इस प्रकार के बयान आ रहे हैं कि हम आशान्वित हैं। हमने आशा छोड़ी नहीं है, हम आशान्वित हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये सारे विवाद सलट जाए। एक बड़ी पार्टी जिसे आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बड़े सपनों के साथ बनाया था, और देश के दलितों के हित में काम करने वाली एक ऐसी पार्टी जिसमें सभी समाज के लोग मिल करके दलितों की रक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी एक पार्टी है। और आगे भी ऐसी चलती रहे, हम ये चाहते हैं। और इसलिए मैं संविधान के मामले में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि संविधान भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपसी सहमति, आपस में बातचीत, संवाद होता है। और ये संवाद के, मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं आज जो परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति के आने में जरूर पहले से कुछ ना कुछ इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई होगी, संवाद में कुछ कमी हुई होगी, बिल्कुल, तब ये जाकर ये परिस्थिति आई है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बात का जिक्र भी आज, इस बात का जिक्र किया जा सकता है। बिल्कुल, और इसलिए इसके विकल्प, पासवान जी ने भी कहा कि चुनाव के दौरान भी चाचा से उनकी बातचीत नहीं हो पाई थी। चाचा से बहुत बार प्रयास किया बात करने के लिए, लेकिन चाचा से बातचीत नहीं हो पाई। उनकी मां रीना पासवान ने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी बातचीत नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं संवादहीनता थी, चाहे वो जानबूझ करके पैदा की गई हो या शायद सही में कुछ रीजन रहा होगा जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पाई। हमारे साथ अविनाश जी हैं, अविनाश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ हैं और पूरे प्रकरण को बहुत ही करीबी से देख रहे हैं। पिछली बार जब ये कह रहे थे कि बीजेपी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, तो मैं इनको कह रहा था कि नहीं, शायद आप गलत है। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी की चुप्पी बढ़ती है, उस पर भी सवाल उठ रहा कि आखिर बीजेपी चुप क्यों है। अविनाश जी, क्या आप अभी भी कहेंगे कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में बीजेपी भी है, या अब आप कन्विंस हैं इस बात के, क्योंकि सब कह रहे हैं कि भाई जेडीयू का हाथ है, खुल करके कहा जा रहा है। इन्होंने भी कह दिया, चिराग पासवान ने भी कह दिया कि इस पूरे प्रकरण के पीछे कहीं ना कहीं जेडीयू है। क्या विश्लेषण है आपको? क्या लगता है संविधान जो कहता है उसके हिसाब से अभी भी गुंजाइश है दोनों के मिलने का, या कहीं ना कहीं जो खिचड़ी पकी है ये तो अब जो है दोनों जो गुट है, दोनों गुट में अलगाव होकर के ही रहेगा? नमस्कार मुकेश जी, अपनी बात को की शुरुआत करूंगा और अखिलेश जी के अंत की बातों से उनके स्वर मिलाना चाहूंगा जी। तो उन्होंने कहा कि परिवार में सब एक हो जाए और हंसता खेलता परिवार फिर से हो जाए तो एनडीए ज्यादा मजबूत होगा, इसमें कोई दो राय जी। पर ये जो बात मैंने कल कही थी, मैं उस पर आज भी उसको अटल सत्य मानता हूँ कि ये कोरी राजनीति है और ये लंबी छलांग लगाने की कोशिश की जा रही है।
इसमें बीजेपी का 70% रोल है, 20% रोल हो सकता है कि जदयू का हो और 10% मात्र रोल होगा चाचा पारस जी का। जहां तक हमारे लोजपा के प्रवक्ता कह रहे थे चिराग पासवान के बारे में, आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और अच्छा लगा। वो अपने पिताजी को याद किया और कई बार याद किया और केवल पिताजी को ही याद किया और संवाद के ऊपर यही बताया कि संवाद हो नहीं पाया। तो आप अध्यक्ष किस काम के थे, क्या कर रहे थे, आप बीमार भी थे, और अगर पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे बड़ा ऊपर जो चीज होता है वो होता है जनमत। पारस जी खुद, माननीय पारस जी खुद रामविलास पासवान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस पार्टी को बनाया है। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि जो लोकमत है वो उनके साथ है। चिराग पासवान जी यंग नेता है, इसका एडवांटेज उनको मिलेगा और है भी। पर आज की परिस्थिति में, आज की स्थिति में अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक बोला, उनको अपने चर्चा के साथ होना चाहिए, पार्टी को और मजबूत करना चाहिए और बिहार के लॉसेस के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको पार्टी के सारे पदों से रिजाइन करके एक आम कार्यकर्ता की तरह अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। बाकी की चीजें जो चल रही हैं वो चल रही हैं। अब ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि दोनों गुट एक साथ आए और एक साथ मिलकर फिर से एलजेपी एक हो जाए, ऐसा संभव नहीं लगता है। संभावनाएं सब कोई जता रहे हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन लगता नहीं कि ये मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर मिलना होता तो शायद ये चीज़ होती नहीं है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं लगता है। इस बीच में ये जो बंगले की लड़ाई, यानी जो सिंबल है, असल पार्टी, असल एलजेपी कौन है, क्या आपको लगता है कि अब ये लड़ाई कोर्ट में ही जाकर के तय होगी? और राजनीति में सब चीज कोर्ट में भले ही तय हो, लेकिन जन जिसके पास होता है, यानी जन समर्थन जिनके पास होता है, उसी को मजबूत माना जाता है। लेकिन इसका फैसला चुनाव में होता है, चुनाव तत्काल है नहीं। एक चुनाव, विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा का चुनाव 2024 में, उसमें भी अभी 3 साल बाकी हैं इसमें। ऐसे में क्या लगता है कि अब लंबी लड़ाई अब कोर्ट के जरिए ही तय होगा कि बंगला किसे मिलेगा, चिराग को मिलेगा या पशुपति पारस को? अविनाश जी, लोजपा के सारे बड़े नेता जब आज पटना एयरपोर्ट पे आए तो आपने देखा कैसा भव्य स्वागत हुआ। सूरज भान जी को लीड कर रहे थे। और अब जो लड़ाई बंगले की वाकई में ऑफिस, पार्टी ऑफिस पे चल रही है, तत्काल चल रही है, झगड़े, बंगले का झगड़ा शुरू हो चुका है जी। आप इससे समझ सकते हैं कि भाजपा ने इस पार्टी को मान्यता देने की जल्दीबाजी में कोई कमी नहीं की। ये स्पीकर के पास गए और मान्यता मिल गई। आप उसी से तेल को देख करके तेल की धार को समझ लीजिए कि बंगला किसको मिलेगा। अगर ये इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं तो वो भी एक संवैधानिक बॉडी होते हुए भी वो भी कहीं ना कहीं इस बड़े मत को देखेंगे कि पार्टी का बड़ा मत किसके साथ है। तो मेरे समझ से आज के डेट में जो इमोशनल कार्ड खेला ममता बनर्जी ने और इलेक्शन जीत गई, वही पापा के नाम पे इमोशनल कार्ड खेलना चाह रहे हैं चिराग पासवान जी। थोड़े समय के लिए सक्षम हो सकते हैं, पर इनको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद तब पार्टी में इनको सम्मिलित किया जाएगा। पर आज के डेट में आई विल स्टिक माय नेक आउट, मैं बहुत जोर लगा के ये कहूंगा कि ये पार्टी अब पारस जी की है। अब आगे पारस जी ही इस पार्टी को चलाएंगे और मजबूती देंगे और वही अच्छा है इस पार्टी के लिए। साजिश, क्या आपको लगता है कि जो अविनाश जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है और आने वाले दिनों में पार्टी जो है पारस के पास चली जाएगी और चिराग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? ऐसा है मुकेश सर, राजनीतिक दल इतिहास गवाह है। परिवार में ऐसे और भी देश में कई परिवार है जहां पार्टी टूटा है, नया बना है, लेकिन संवैधानिक तौर पर जो नियम कानून है उसको तो मैं नहीं बदल सकता। लेकिन जो जनता का जन समर्थन है, जो पूरे बिहार का जो जातीय ध्रुवीकरण के हिसाब से बिहार की राजनीति है या देश की राजनीति है, मुझे पूरा विश्वास है और कुछ दिनों में आपको देखने को भी मिलेगा। चिराग पासवान जो पहले के तरह मजबूत थे, आगे भी मजबूत रहेंगे और एक राष्ट्रीय नेता की तरह तमाम जनता का जन समर्थन उनके साथ रहेगा। ये जो 5 MP गए हैं, वह सिर्फ लोकसभा आने तक ये 5 MP का कार्यकाल किसी तरह चलेगा और उसके बाद क्योंकि जो देश की बड़ी पार्टी है और देश के बड़े नेता माननीय रामविलास पासवान ने 2 टर्म उनका मंत्रालय देखा गया और किस तरह अपने मंत्रित्व काल को उन्होंने NDA के साथ चलाने का काम किया है और देश में सदन में एज ए नेता
एलजेपी चिराग जी ने जो बोलने का काम किया है, जो हर विषय पर बात रखने का काम किया है, मैं देखूंगा या देश देखेगा कि माननीय पारस बाबू या इनके जो 5 MP गए हैं, इन लोगों में से देश की बात या पार्टी की बात या बिहार की बात, माने जो भी है, ये कौन आदमी रख पाएंगे या इनको कौन सुनेगा। और चिराग जी जो बोलते हैं उसका जीता जागता सबूत है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि अगर लोकसभा में कुछ बोलना है, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से सीखिए, सीखने की जरूरत है। तो ये 5 MP गए हैं, संवैधानिक तौर पर हो सकता है कि पारस बाबू मंत्री बने, हमारी शुभकामना है, लेकिन नेता समाज के, बिहार के, देश के चिराग पासवान रहे। बिल्कुल, आपके गुट के नेता चिराग पासवान हैं तो आपकी बाध्यता भी आप उन्हें कहें, लेकिन एक चीज मैं नरेश जी, बाध्यता कोई नहीं है सर, कोई मेरी बाध्यता नहीं है। लोग देखा है, मैं बीना देवी जी को भी जानता हूँ, चंदन सिंह जी को भी जानता हूँ, ब्रजभान सिंह जी को भी जानता हूँ। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। आज से हम लोग पार्टी का झंडा ढोए हैं या पार्टी किसी पद पर रहे हैं, सब लोगों को देखा हूँ कि रामविलास जी का क्या कद था और क्या क्या कैसे कैसे परिस्थिति से लोगों को बचने और बचाने का काम लोगों ने किया है। चौधरी महबूब अली कैसर जो आज पारस जी के साथ में गए हैं, मैं दादी के साथ कह सकता हूँ पूरे एनडीए में एक लोक जनशक्ति पार्टी ही थी, चिराग पासवान ही ऐसे नेता थे जिन्होंने पूरे देश से एक मुसलमान MP को जिताने का काम किया था, जिसका नाम चौधरी महबूब अली कैसर है। और वो आज गए हैं विकास करने के लिए। वो लोग सिर्फ सत्ता की लोलुपता और अवसरवादी लोग हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन राजनीति में ऐसा होता है। साजिश जी, आप जो सही कह रहे हैं सही है, आप इमोशनली चिराग जी के साथ हैं। चिराग जी की प्रतिभा पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, चिराग जी की जो नेता है और जो उनकी जन समर्थन में उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, एक बात यह भी आ रही है कि दिल्ली में बैठ करके आप बिहार की राजनीति नहीं चला सकते। अगर बिहार की राजनीति आपको चलानी है तो आपको बिहार में जाना पड़ेगा। दिल्ली से बैठ करके आप चाहेंगे कि बिहार की राजनीति करें, यह संभव नहीं है और ये आरोप भी लगते रहे। अब मैं नरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर एक सेकंड, अभी जो आपने कहा दिल्ली में बैठ कर, सर आपने देखा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के चिराग जी बिहार के सभी जिला में गए हैं। और रही बात दिल्ली में बैठने की, तो MP क्वार्टर दिल्ली में ही होता है और MP को रहने के लिए कुछ दिन दिल्ली में भी रहना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, चिराग जी का घर बिहार में भी है और जब जब आवश्यकता पड़ती है चिराग जी आते हैं। और अब तो निरंतर मैं विश्वास रखता हूँ कि अब लोजपा की ओर एकदम हम लोग रहेंगे। बिल्कुल रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं दूसरी बात कह रहा था नरेश जी से मैं जान, नरेश जी, जिस तरीके से लोकसभा में मान्यता मिल गई है पारसनाथ को, जो पशुपति जी हैं उनके गुट को लोकसभा में तुरंत मान्यता दे दी गई। अब जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां बिहार की हैं, अब उनकी बारी है कि वो किसे मान्यता देते हैं। तो लोकसभा में मान्यता मिल जाने के बाद क्या JDU जो पारसनाथ के गुट को मान्यता देगी? यही बात मैं अखिलेश जी आपसे भी पूछूंगा। देखिए मुकेश जी, लोकतंत्र संविधान से चलता है और संविधान में ही राजनीतिक परिस्थितियां के अनुकूल निर्णय होते हैं। ये कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र के अंदर जो तय था कि 6 सांसदों में से 5 सांसद का जो गुट था, उन्होंने पार्टी के अलग तरीके से लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी के पास गए, उन्होंने लिखित में वहां आवेदन दिया, तो ओम बिरला जी को भी संवैधानिक तरीके से निर्णय लेना पड़ा। उसमें किसी का दबाव और किसी का देखिए ये भी चैलेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं चैलेंज किया जा सकता है। देखिए एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर 1/3 टूट के जाते हैं, अलग गुट बनता है तो अलग गुट को मान्यता देते हैं। अलग गुट के रूप में अगर उनको मान्यता मिली है, इट मींस कि बंगले पे उनकी दावेदारी नहीं है, लेकिन बाहर आकर के कह रहे हैं कि नहीं हम LJP मेरी है, हमने केवल लीडरशिप चेंज किया है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जिसका साफ होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये फैसला जो है चुनाव आयोग ही करेगा या कोर्ट में जाके ही इस बात का फैसला होगा, क्योंकि अगर अलग गुट के रूप में अगर आपको मान्यता मिली है तब तो आप LJP से अलग हो गए ना। हाँ मुकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जी, परंतु चुनाव आयोग के पास जो विषय गया, चुनाव आयोग को भी उसको पूरी तरीके से तथ्यों के साथ जांच करेगा और जाएगा। कहीं न कहीं देखो इसमें ये कि जब लोकसभा सत्र पे कहीं न कहीं माननीय ओम बिरला जी ने पारस जी को मान्यता दी है और पारस जी संवैधानिक तरीके से पार्टी के कमांडर बन भी गए हैं और लोजपा का कहीं न कहीं संवैधानिक अधिकार उनके पास चला गया है। और JDU के तौर पे पार्टी का संवैधानिक अधिकार जो है पारस जी को देने का अधिकार ओम बिरला जी को नहीं है। संविधान ये नहीं कहता है, ये नहीं कहता है वो किसी ये पार्टी के संविधान से चलेगा। और इस बात का फैसला, ओम बिरला जी ने केवल उनको लोकसभा में
अलग गुट के रूप में मान्यता दी है, इससे यह तय नहीं हो जाता कि एलजेपी उनकी हो गई है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ अखिलेश जी, परंतु एक चीज आपको भी देखना पड़ेगा, कुछ समय पहले लोजपा की जितनी इकाइयां हैं और जितने संगठन के बाकी प्रकोष्ठ है सब भंग है, उसमें कोई भी प्रकोष्ठ और कोई भी संगठन कोई भी ढांचा भी काम नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी लोजपा की भंग थी और राष्ट्रीय पदाधिकारी का कोई नियुक्ति नहीं हो रखी थी। इस भंग होने के कारण लोकसभा के जो सांसद है वो पार्टी के मूल कैडर के लोग माने गए हैं और विधानसभा में एक ही विधायक था जो कुछ समय पहले ही जेडीयू के साथ चला गया था। मुझे लगता है संवैधानिक तरीके से अब कहीं न कहीं पारस जी का जो पक्ष है वो मजबूत माना जाएगा। और बिहार के अंदर भी आपको पता है चिराग जी ने कहीं न कहीं दिल्ली में रह के, देखिए आप जिस तरीके से नरेश जी कह रहे हैं उसके हिसाब से तो लग रहा है जो आरोप साजिश पासवान जी लगा रहे हैं कि जेडीयू ने उनकी पार्टी में ये जो टूट है उसके पीछे कहीं ना कहीं जेडीयू है, ये आपकी बात से भी साफ हो रहा है। मैं अखिलेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुकेश जी मैं इसका जवाब देता हूँ, प्लीज मैं 1 मिनट का समय लूंगा जी। मुझे लगता है मुकेश जी नीतीश जी के बारे में जो जानने वाले लोग हैं बिहार के भी जानते हैं और देश के सभी राजनीतिक व्यक्तियों को पता है, नीतीश जी देश के सर्वस्व वो नेता है जो विकास करने में काम करते हैं। ना तो वो किसी से दवेश करते हैं, ना किसी से वो बैर रखते हैं, वो अपना काम करते हैं और कोई प्रतिक्रिया वो कभी देते नहीं। परंतु जिस तरीके से चिराग ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी, एनडीए के घटक दल थे, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने जेडीयू बीजेपी के को भी नुकसान पहुंचाया या जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया और एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़े, उसमें नीतीश जी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नहीं, मुझे लगता है नरेश जी जो बात आप कह रहे हैं ना, आपको जेडीयू को सामने आकर के खुल के कह देना चाहिए कि आपने हमारे साथ जो विधानसभा चुनाव में किया उसका बदला मैंने ले लिया। खुल के कह दीजिए क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये लगता है क्या फर्क पड़ता है? बदला शब्द कहने के लोकतंत्र में के अनुरूप नहीं है। ये उनकी पार्टी का पारिवारिक तौर पे जो झगड़ा था उसमें बताइए माननीय नीतीश जी और जेडीयू उसमें क्या कर सकते हैं? पशुपति पारस को भी लगा है कि रामविलास जाने के बाद कहीं जो दलित लोगों का हमारे पास समय की कमी है। हमारे पास समय की कमी। मैं आखिरी कमेंट अखिलेश जी मैं आपके पास जाना चाहूंगा, क्या बीजेपी भी मान्यता देगी अलग जो दूसरा जो गुट है उसको? क्योंकि अब तो पार्टी ही देगी ना, संविधान लोकसभा में तो हो गया, ओम बिरला जी ने कह दिया था पार्टी को भी देना है, तो क्या पार्टी देगी अलग से मान्यता? चिराग पासवान के गुट को देगी या पारस जी के? मान्यता बीजेपी को नहीं देना है, मान्यता चुनाव आयोग को देना है। संवैधानिक आधार पर राजनीतिक दलों को मान्यता मिलती है। लोकसभा में अलग गुट को मान्यता मिला है। लोक जनशक्ति एनडीए की घटक दल थी और आगे भी रहेगी ऐसा हम मानते हैं। अब रही बात बाकी और सब बातों की, मैं समझता हूं, मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये पूरा का पूरा गठबंधन एक रहे, पूरा का पूरा लोक जनशक्ति पार्टी एक रहे। हम ये चाहते जरूर हैं। हाँ, ये जरूर है, हमारा नेतृत्व है और नेतृत्व इसमें उचित निर्णय लेता रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक ऐसा दल जिस दल के अंदर सभी जाति सभी बिरादरी के लोग रह करके और दलितों के हित की रक्षा सकारात्मक तरीके से कर रहे थे, ये धारा आगे भी बढ़नी चाहिए और इसकी कल्पना मैं करता हूं और इसकी अपेक्षा करता हूं। शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे सभी मेहमानों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं जितना आसान दिख रहा है। लोकसभा का जब सत्र शुरू होगा तो उसमें इस बात पे जरूर चर्चा होगी एक बार कि आखिर नेता किसे माना जाए एलजेपी का, क्योंकि मान्यता तो पारस गुट को मिल गई है लेकिन अभी तक इन्होंने दावेदारी अपनी नहीं छोड़ी है चिराग ने। तो सत्र से पहले अदालत को तय करना है, चुनाव आयोग को तय करना है और चिराग पासवान को तय करना है कि वो हथियार डाल देंगे पारस जी के साथ मिलकर के पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे या बंगले पर अधिकार की लड़ाई अभी जारी रहेगी। और मुझे लगता है जिस तरीके से शुरुआत हुई है, जिस तरीके से दोनों गुट ने अपने अपने बाण अपने अपनी तलवारें खींची है म्यान से, उससे नहीं लगता है कि फैसला जल्दी होगा। लड़ाई लंबी चलेगी और फैसला आखिर में अदालत के हिसाब से ही आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।